नमस्कार, विशु.com के खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जहां हम आपका तवारुफ कराते हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर की कुछ ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि वर्तमान की जो राजनीति चल रही है उस राजनीति पर उनका नजरिया क्या है। वर्तमान में जो समस्याएं हैं, चाहे वो सरकार की हों चाहे जनता की, उन समस्याओं को समाधान की ओर कैसे अग्रसित कर सकते हैं, यह भी इस सेगमेंट में आप जानते हैं कि उनके अपने ख्याल क्या हैं। और इस सेगमेंट में आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मध्य प्रदेश खनिज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद मालू जी। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत है आपका विशु.com में। गोविंद जी, इस तरह से देखा जा रहा है वर्तमान में, हम शुरुआत करेंगे राजनीति से ही और सवाल और भी हैं, सवालों के क्रम निरंतर जारी रहेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल राजनीतिक सवाल है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश की सियासत में जो उठापटक का दौर चल रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीति में कई जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि समीक्षाकार ये भी कह रहे हैं कि राजनीति का ऐसा स्तर पहले कभी नहीं देखा है कि सिर्फ और सिर्फ पाने की होड़ में देने की लालसा खत्म कर दी गई है। इस राजनीति पर आपका अपना विचार क्या है? राजनीति का जो दौर है वो समाज के सारे दौरों से अलग नहीं हो सकता। समाज में जो परिवर्तन या जो विकृतियां आई, मैं सीधी भाषा में यदि कहूँ तो उनका सारा प्रभाव कुप्रभाव वो किसी भी क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, उस पर पड़ना अवश्यंभावी है। तो पहली बात तो है कि शुचिता, चरित्र और प्रामाणिकता। माफ़ करना कि मैं आपकी बात काट रहा हूं, जहां कहा जा रहा है कि राजनीति में शुचिता और राजनीति नदी के वो दो धारे जो कभी नहीं मिल सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। शुचिता के जो लोग हैं, देखिए, जनता को आप क्या मानते हैं? जनता बेईमान है? बिल्कुल नहीं। राजनेता और नौकरशाह बेईमान हो सकते हैं, जनता बेईमान नहीं हो सकती। जनता और देश की बहुसंख्यक जनता, मैं उनको 98% कह सकता हूँ, वो ईमानदारी से तो कर चुकाती है, ईमानदारी से बिजली का बिल भरती है, ईमानदारी से नल का बिल भरती, ईमानदारी से नियम कानून कायदों का पालन करती है, नहीं तो डरती भी है। और वही 98% जनता, 2% लोग हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 2% में हम भी है शामिल, आप भी शामिल हैं, और वो भी शामिल हैं जो इस ताकत के यंत्र को चलाते हैं, वो नौकरशाह भी शामिल हैं। वो लोग सारी विकृति फैलाते हैं, और इनसे जब निजात पाना है तो जो लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता की अदालत में जाते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो अगर व्यवहार शुचिता का नहीं करेंगे तो जनता द्वारा नकार दिए जाएंगे। बहुत सारे राजनेता हैं जो जनता के बीच में लगातार प्रामाणिकता के साथ फिर चुनकर आते हैं, फिर अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं, फिर उस टेक पर लगते हैं, फिर उस लिटमस टेस्ट में पास होते हैं, और वो उनका प्यार पाते हैं, स्नेह पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरते हैं, उनके सपनों पर कहीं न कहीं उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि शुचिता और राजनीति दो धारा है। कई सारे लोग, पुराने लोगों, जिनको आज भी हम उदाहरण कहते हैं, गुलजारी लाल नंदा से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर कैलाश जोशी तक, विक्रम वर्मा, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है प्रामाणिकता के तौर पर, किसी भी दल के हों, विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन उनका सम्मान सब दलों में था। ऐसे कई सारे लोग कांग्रेस में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी, जनसंघ में भी रहे हैं, जिनकी पैठ और जिनकी प्रतिष्ठा, जिनकी प्रामाणिकता संदेह से परे रही है। इसलिए यदि उनको कुछ करना है ज़िंदगी में, यदि उनको अपने आप को सर्वाइव करना है, तो उनको शुचिता, प्रामाणिकता, नैतिकता, मूल्य का पालन तो किसी हद तक करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब राजनीति का स्वरूप जो हो गया है बदल गया है, लेकिन फिर भी जितनी ट्रांसपेरेंसी है, हर जगह कैमरे लगे हैं। पहले तो पता नहीं लगता था कौन क्या कर रहा है अंधेरे में, लेकिन अब अंधेरे में भी कई सारी उजाले की एक बारीक सी किरण निकलती है और लोगों के मस्तिष्क पर चली जाती है। वो जो रेज है, जो उस पर अंकित छवि है, उस पर जब डेंट लगता है तो वो नकार दिया जाता है और वो घर पर बैठ जाता है। वो नेता नहीं रहता है, वो एक आम आदमी भी नहीं रहता है, और वो ऐसे गुमनामी के अंधेरे में चला जाता है कि वो जो उसका कैरियर है वो चौपट हो जाता है। इसलिए अब कैरियर ओरिएंटेड राजनीति है, इसलिए उसको बहुत सारा काम पाक साफ रखना पड़ेगा, और जो ऐसे लोग हैं वही आगे आएंगे, बाकी लोग नकार दिए जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि शुचिता की बात हो, नियमों की बात हो, या फिर यह बात हो कि राजनीति में अब कैरियर ओरिएंटेड राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन गोविंद जी, एक बात आपने और कही चर्चा के दौरान कि 98% जनता
वो 98% जनता ही परेशान होती है जो ईमानदारी से कर चुकाती है, जो ईमानदारी से बिजली का बिल देती है, जो ईमानदारी से अपने अधिकारों का प्रयोग मांगती है और सरकार के प्रति, जनता के प्रति जो उसके कर्तव्य उनका निर्वहन तो करती है, लेकिन परेशान भी वही 98% जनता होती है। आपने सही कहा, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं हो सकता। और ये वितंडावाद जो चल रहा है, ये पाखंड जो चल रहा है, वो सब दूर चल रहा है। वो ईमानदारी से यदि फॉर्म भरता है, फुलफिल करता है, तो उसको किसी भी तरह से बाहर कर दिया जाता है। वो ईमानदारी से लाइन में लगता है तो उस पर लांछन लगाया जाता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इसके लिए भी समाज में जो जन आंदोलन हुए, आपने देखा अन्ना का जन आंदोलन, किसने, कौन सी फंडिंग थी, कौन कह रहा था कि इसको विदेशी फंडिंग मिल रही है? दूसरे लोग, कई लोग विदेशी फंडिंग से यहाँ इस देश की ताने बाने को, संस्कृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस देश की प्रामाणिकता, संस्कृति, ईमानदारी को परचम उठाने के लिए लोगों ने उनको हाथों हाथ उठाया। और वो जो प्रचार हुआ, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं था, उसका कोई एजेंसी नहीं थी जिनको हायर करके उनको कोई प्रचार, कोई उनको स्लोगन चलाया हो, कोई पंच लाइन दी हो। वो अपने आप चला, वो लोगों के दिलों की बात थी। तो देखिए, जब लोगों की दिलों की बात आप करेंगे तो आपको अपने आप लोग हाथों हाथ उठाएंगे और हाथों हाथ लेंगे। इसीलिए ऐसे लोग ही हमारे इस समाज जीवन को, हमारे राजनीतिक जीवन को, हमारी व्यवस्था को जीवित रखे हुए हैं। केवल यहाँ नहीं, विदेशों में भी, मिस्र हो चाहे कहीं भी, चीन हो, मिस्र हो, कई सब दूर जो आंदोलन हुए हैं, जन आंदोलन हुए हैं, उनके पीछे था भ्रष्टाचार के खिलाफ चला। और ये जो दौर आया पिछले 10 साल में, देखा विदेशी कई सारे मुल्कों में भी, वो जो सड़क पर लोग उतरे, वो ईमानदारी के पर्याय के रूप में उतरे, भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे हैं। और इसीलिए वो आंदोलन जन आंदोलन बना। और इसीलिए वहाँ पर नेता जो उसमें से निकल कर आया है, उसने अपने आप को इस बारे में सिद्ध करने की कोशिश की है कि वो जनाभिमुख राजनीतिक, जनोन्मुखी राजनीति और ईमानदारी की राजनीति वो करेंगे, तो ही लोग उनको हाथों हाथ लेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई 1 रुपये का 10वें हिस्से का कोई भ्रष्टाचार का, आर्थिक दुराचरण का आरोप नहीं लगा सकता उन पर। विरोधी लोग कई सारे प्रचार करते हैं और विरोधी दलों को हक भी है कि वो प्रचार करें, उनकी कई सारी नीतियों में खामियां निकाल सकते हैं, उनके एक्ट में खामियां निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्रामाणिकता है, उनकी जो नीयत है, उस पर कोई खोट नहीं पैदा। इसीलिए वो आज भी इतना सब होने के बाद कि लोग परेशान हुए, सब हुए, लेकिन उसके बाद आज भी जन जन का नेता यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी का भी कई साल के बाद देश को ऐसा नेतृत्व मिला जो ईमानदार है, जो अपने तय हैं, देश के तय हैं और व्यवस्था के तय हैं। देखिए, व्यवस्था का जो तंत्र बिगड़ा, राजीव गांधी ने भी एक सही स्वीकारोक्ति की थी कि 1 रुपया ऊपर से चलता है, 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। लेकिन उस 15 पैसे को 1 रुपये तक लाने में मशक्क़त तो करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ रही है। और हम उसको उस मुकाम तक 1 रुपये के पहले, हम ये नहीं करें कि हम 1 रुपया बना दिया, हम उसको 75-80 पैसे तक हम लड़ी ला के खड़ा कर दिया है। तो ये समझते हैं कि अब लोगों की जो जन भावना है, हमने उसका अनुसरण किया है और हम उस पर खरे उतरे हैं। एक और बात कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि देखें तो वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में मध्य प्रदेश की जनता भी परेशान होती। सरकार जो कर रही है वो कितना सटीक कर रही है, और सरकार जो कर रही है क्या वो सब कुछ सीधे जनता तक पहुंच पा रहा है या उसमें और सुधार की आवश्यकता है? और साथ ही आप मालवा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इंदौर से हैं, तो इंदौर में कोरोना की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। वहाँ कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है? सरकार को और क्या करना चाहिए पूरे प्रदेश के साथ मालवा पर अंकुश पाने के लिए? देखिए, नियंत्रण तो पा लिया गया है, उसमें केवल सरकार का योगदान नहीं, हमारे समाज का भी योगदान है। जिन लोगों ने खूब मुक्त हस्त से उस गरीब, उस बेसहारा, उस पीड़ित मानवता की सेवा की, हर हाथ बढ़ा, हर लोग आए, स्वयंसेवी संगठन आए, सरकार के साथ हाथ मिलाए। इंदौर में तो सरकार ने, नगर निगम ने, खुद ने कई सारी बस्तियों में मुफ्त राशन बांटा, मुफ्त दवाइयाँ वितरित की, हमारे आयुष विभाग ने काढ़ा वितरित किया, हमने भी काढ़ा बांटा, लेकिन हम उतने नहीं कर सकते। हमने 30,000 अगर पैकेट बांटे तो उन्होंने 95,000 पैकेट बांटे। इसलिए सरकार का मुकाबला तो निजी एक छोटी छोटी बूंद करके सागर भरता है। सरकार ने इस पर नियंत्रण पाया। पिछले साल जब स्वाइन फ्लू आया था तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। उसके पहले हमने कहा था कि स्वाइन फ्लू की दस्तक है और ये हमारे यहाँ जो लेबोरेटरी है, टेस्टिंग लेबोरेटरी, उसको स्थापित किया जाए। उस समय लेबोरेटरी बनने के बाद स्थापित नहीं हुई और आखिरी जाके स्थापित हुई और 25 या 30 टेस्ट होने लगे उसमें। यानी यदि वो 4 महीने पहले करते
और पूरे 1 साल होता उसका, तो आज वो 10,000 टेस्ट कर रही होती। जब ये लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तब वो 30 या 40 टेस्ट करती थी, आज वो 2,000 टेस्ट करती है। तो ये सरकार की उपलब्धि है कि सरकार ने इतने कम समय में और उस टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया है। हमने फीवर क्लिनिक के ज़रिए या हमने जो सर्वे कराया उसके ज़रिए लोगों तक पहुंच के कि कौन बीमार है, कौन बुखार वाला है, और कोरोना से नियंत्रण करने के लिए कई सारे उपाय भी, मास्क के लिए कुछ देखिए दंड के भी प्रावधान करना पड़ते हैं, कुछ सख्ती भी वापरना पड़ती है समाज में, कुछ लोग लापरवाह रहते हैं। लेकिन सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो 3 महीने, जब 2 महीने किसी का काम धंधा बंद रहेगा, कैसे काम धंधा करेगा? मध्यम वर्ग के लिए भी, उच्च वर्ग के लिए भी, उद्योगों के लिए भी जो राहत केंद्र सरकार ने दी, मोनिटोरियम दिया कि 3 महीने आप किस्त अपनी आगे बढ़ाएं, फिर उनको कुछ ब्याज की सुविधा दी, कुछ उनको नया लोन भी दिया, नए ऋण भी दिए गए हैं, उनको जिनको ऋण है उनको और अतिरिक्त ऋण दिया गया। 10,000 रुपया एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो बहुत छोटे छोटे धंधे करते थे उनके लिए केंद्र सरकार ने, और वो इस प्रदेश की सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, उसमें वो आवेदन करेंगे और उसमें लेकिन देखिए इसके साथ मुझे मालूम है कि चाहे वो संबल योजना हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स की योजना हो, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे किसान कल्याण योजना हो, कई सारे ऐसे लोग में बहुत अदब के साथ एक, और शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है कुछ गलत हो, लेकिन कुछ फर्जी लोग उसमें से फर्जी लाभ पाने की कोशिश करते। देखिए एक तो सिस्टम है, वो तो दिखता नहीं है, वो तो सिस्टम बना दिया है कि आपको ये खाना पूर्ति करना। अब वो नकली लोग खाना पूर्ति कर देते हैं, उसमें लाभ ले जाते हैं, असली लोग रह जाते हैं। तो इस समाज को भी चाहिए कि वो जागरूक रहे। वो जो है सरकार के जितने भी नियम कानून कायदे जो योजना बनाई है उसका लाभ उन तक कैसे पहुँचे, कम से कम इसमें एक जो पहरुए की भूमिका, उसमें एक एजेंट की भूमिका, इसमें एक उत्प्रेरक की भूमिका, एक कैटलिस्ट की भूमिका तो निर्वाह कर ही सकते हैं। और वो एक ऐसे जिसको कहना चाहिए कि एक उनके बीच एक सरकार और गरीब आदमी का बिचौलिया कह लिए, और वो एक सेवा का काम है, समाज सेवा का काम इस रूप में कर सकते हैं। पैसा सरकार दे रही है, आप अच्छे लग तक पहुँचाए तो समाज सेवा का अप्रतिम उदाहरण आप। ये थे गोविंद मालू जी, जिनका ये कहना है कि समाज के हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है, पहरुआ की भूमिका हमें और आपको भी निभानी है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उसके लिए सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। और साथ ही जो बात राजनीति में शुचिता की उन्होंने कही है, यदि वास्तव में शुचिता की राजनीति होने लगे तो वर्तमान में राजनीति का जो प्रारूप, जो प्रदर्शन और जो तस्वीर हमें दिख रही है, जो छवि दिख रही है, वो छवि उससे बिल्कुल इतर होगी जो हमारे सामने है। हमारे इस सेगमेंट में इतना ही। अगले बार हम फिर एक खास मेहमान के साथ आपका तवारुफ कराएंगे। बने रहिए बिच्छू.com के साथ।